वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ योर यूनिट 2 दैट इज़ सेल एज अ यूनिट ऑफ लाइफ। और इसके अंदर हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज चैप्टर पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। यस। सो गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा अपना लास्ट चैप्टर थोड़ा सा रिकॉल करना है, जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर ये एक सेल है, सेल के अंदर ये दिस इज़ योर न्यूक्लियस, राइट। इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स थे, हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, उसका पूरा स्ट्रक्चर देखा था। एंड देन इसके साथ लगी हुई ये दिस इज़ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऊपर टू टाइप, सम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स राइबोसोम्स, और उसको हम लोगों ने टर्म दिया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। एंड दूसरा जो है जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है, दैट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट इज फॉर स्मूथ, यानी एस फॉर स्मूथ एंड एस फॉर स्टीरॉयड या लिपिड सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अब ये हमने लास्ट लेक्चर में अपना पूरा डिस्कस किया था, पूरा सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस किए, उसके बाद साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है, दैट इज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस शुरू करने से पहले मैं आपको ये सब इतना क्यों बता रही हूँ, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये जितने भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, ये सारे के सारे आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, ठीक है। एक के बाद दूसरे के पास जब लिपिड एंड प्रोटीन जा रहा है, तो वहाँ सिंथेसिस हो रही है गोल्जी एपरेटस में, वो मैच्योर होगा, ठीक है, उसका फाइनल फॉर्म आएगा। तो ये एक दूसरे के साथ अटैच होकर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, इसीलिए इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें इंक्लूड होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड सर्टेन काइंड ऑफ योर मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स भी आते हैं, मेम्ब्रेन, ठीक है। इसलिए ये मैंने आपको थोड़ा सा इनिशियल लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाया है। सो लेट्स बिगिन विद गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने देखा था, ऑब्जर्व किया था, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया गोल्जी एपरेटस, ठीक है। अब एज शोन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम यू हैव सीन दिस कि ये एक पैनकेक या स्टक ऑफ पैनकेक की तरह पैरेलल जो स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। और इसका ऊपर वाला जहाँ पर इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आएंगी, कहाँ से, फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो ये जो है, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इट लुक्स लाइक कॉन्वेक्स फॉर्म। लिखिए कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो ये नीचे वाली इसकी कॉन्वेक्स सरफेस दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स फेज और सिस फेज, देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है, या फॉर्मिंग फेज, क्योंकि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन एंड लिपिड यहाँ पर आके रिसीव होंगे, ठीक है। सो दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स फेज और सिस फेज, और ये देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और फॉर्मिंग फेज, ठीक है। फिर ये यहाँ से होते हुए ये फिर नीचे ट्रांस फेज की तरफ ये सारा जाएगा, जो भी आपका मैच्योर होने के बाद लिपिड एंड प्रोटीन है, एंड इट लुक्स लाइक अ कॉनकेव फॉर्म। देखिए ये इस तरीके का कॉनकेव लेंस कैसा होता है, तो नीचे का फॉर्म कैसा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना। तो इसको बोलेंगे, नीचे वाला जो सरफेस है इसका, जो फाइनल सरफेस है, दैट इज नोन एज ट्रांसफेज और कॉनकेव फेज और मैच्योरिंग फेज, क्योंकि यहाँ से मैच्योर होके जो हमारे प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल हैं वो बाहर आएंगे इन सर्टेन काइंड ऑफ वेसिकल्स, और जहाँ से फिर वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो इट लुक लाइक अ स्टक ऑफ पैनकेक, और जिसमें फ्लैट सैक्स होते हैं, ये एक के ऊपर एक पैरेलल वे में पाइल्ड अप होते हैं, और इसके बीच का जो स्पेस है, दिस इज नोन एज ल्यूमन। ये जो इसके अंदर का स्पेस है, इसे ल्यूमन बोलते हैं, ठीक है। देखिए इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड, दिस इज नोन एज ल्यूमन। एंड अगर हम इनको अलग अलग बात करें, तो ईच यूनिट
you can say cisternae. Okay, so from endoplasmic reticulum, this Golgi apparatus receive incoming transport vesicle containing your lipid or protein. कहाँ पर? On their cis phase or convex phase. कहाँ पर receive होगा? So this is cis phase is also known as receiving side of protein and lipid. And shipping phase कौन सा है हमारा? Shipping phase है trans phase, which is also known as concave or maturing phase. ठीक है? So this particularly responsible to receive protein which is made by endoplasmic reticulum. And through transport vesicle with modified protein pinch off the ends from cis phase to trans phase और ट्रांसपोर्ट वेसिकल. यहाँ से मैच्योर होने के बाद ये सिस से ट्रांसफॉर्म की तरफ आएंगी और उसके बाद ये इसका अपने डेस्टिनेशन पर जाते हैं. सो फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो मेन फंक्शन है दैट इज रिलेटेड टू सिक्रीशंस. सिक्रीशंस ऑफ व्हाट? सिक्रीशंस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. कैसे? आफ्टर द मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग. तो प्रोटीन एंड लिपिड का जो मॉडिफिकेशन होगा और फाइनली वो पैक होगा, वो सारा का सारा जो काम है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है. ठीक है, पर्टिकुलर प्रोटीन एंड लिपिड को स्पेसिफिसिटी के साथ कि वो किस जगह की प्रोटीन या लिपिड है उसके ऊपर टैगिंग की जाती है थ्रू ग्लाइकोसाइलेशन एंड कन्वर्ट इट इनटू ग्लाइकोप्रोटीन. इट इज मेंशन्ड ओवर हियर. और ग्लाइकोलिपिड, उसको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट करके पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है. ठीक है, जैसे कि अगर हमारे को कोई केक अपने किसी रिलेटिव के यहाँ भेजना है तो उस केक के ऊपर या कोई भी पार्सल भेजना है एक एड्रेस लिखा जाता है कि किस डेस्टिनेशन तक जाना है. सिमिलरली यहाँ पर उसके ऊपर एड्रेस लिखना, उसके ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का लगना या ग्लाइकोसाइलेशन होना, ये बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन एंड लिपिड किस एरिया की है. वो जो टैगिंग है, वो जो मॉडिफिकेशन है, ठीक है, वो सारा का सारा जो काम है वो गोल्जी अपरेटस में किया जाता है. सो गोल्जी ऑपरेटस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है टू मॉडिफाई एंड पैक प्रोटीन एंड लिपिड. और ये कहाँ पर प्रोटीन एंड लिपिड को मॉडिफाई करके डालेंगे? ये फिर डालते हैं यही गोल्जी ऑपरेटस से कुछ सिक्रेटरी वेसिकल्स रिमूव होती हैं, बनती हैं और उसमें वो पैक होके उस अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाती है. ठीक है, सो इट प्रोसेस द मटेरियल टू बी रिमूव फ्रॉम द सेल, मेक एंड सिक्रेट म्यूकस, help in the formation of cell plate and cell wall, and it is also involved in the formation of primary lysosomes. So this is all about the Golgi complex. Golgi complex लगातार कंटिन्यूएशन में है आफ्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होगी, यहाँ पर प्रोटीन एंड लिपिड का मॉडिफिकेशन होगा और उसके बाद प्रोटीन एंड लिपिड डिफरेंट वेसिकल्स में स्टोर होके जो है अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाएंगे और यहाँ पर ही डिफरेंट काइंड ऑफ लाइसोसोम्स भी बनते हैं. प्राइमरी लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही होती है. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. यस, सो नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज योर लाइसोसोम. सो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम इज सब सेलुलर ऑर्गेनेली दैट इज फाउंड नियरली ऑल टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. लाइसोसोम्स को हम एक टर्म और दिया जाता है सुसाइडल बैग्स. सुसाइडल बैग्स इसको कहा जाता है. वाई? बिकॉज इट कंटेन्स हाईली एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे एसिडिक एनवायरनमेंट होता है. इसलिए क्यों होता है? क्योंकि ये मेनली किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं. जो भी फॉरेन इन्वेडर हैं, कोई भी डैमेज्ड ऑर्गन है, कुछ वेस्ट मटेरियल है, उसको यहाँ पर फाइनली डाइजेस्ट करके फिर पिंच ऑफ किया जाता है आउट ऑफ द सेल. तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग का नाम भी दिया जाता है. ठीक है, सो लाइसोसोम are the subcellular organelles that is found nearly all type of eukaryotic cell and that is responsible for the digestion of macromolecule. Already I told you है ना, macromolecule का digestion, old cell parts का digestion या उन्हें degrade करना या certain kind of microorganism उनको भी degrade करना और फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ के उसको सेल से बाहर निकालने के काम आता है. बिकॉज लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स and are responsible for the digestion inside the cell.
कौन कौन से एंजाइम होंगे? अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो प्रोटीएज होगा यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करना है तो अमाइलेज होगा, न्यूक्लियस होगा फॉर न्यूक्लिक एसिड, है ना? तो इस तरीके के जितने भी एंजाइम्स हैं वो यहाँ पर लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं और ये सारे के सारे काम करेंगे एट अ पीएच ऑफ एसिडिक पीएच पर ये काम करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला एनवायरनमेंट यहाँ पर होता है और ये डाइजेस्ट करके चीज़ों को, फॉरेन इन्वेडर इन सबको, डैमेज पार्टिकल्स जो हैं उनको डाइजेस्ट करके सेल से बाहर निकालने का काम लाइसोसोम्स का होता है। सो लाइसोसोम destroy worn out or damaged organelle, get rid of the waste material and also engulf foreign invaders. I hope आपको लाइसोसोम क्लियर हो गया है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम लोग। यस, सो लाइसोसोम कहाँ जनरेट होते हैं? लाइसोसोम ओरिजिनेट बाय बडिंग ऑफ फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, a region of Golgi complex responsible for sorting new synthesized protein. ठीक है? This already I told you that lysosome originates from the Golgi complex, transphase of Golgi complex. ठीक है? Which may be designed to for use in lysosomes, endosomes, or the plasma membrane. They can use three pathway: endocytosis, autophagocytosis and phagocytosis. सो लाइसोसोम डाइजेस्टिक मशीन, देखिए ये डायग्राम आप बहुत अच्छे से देखें। ये देखिए, ये हमारी गोल्जी एपरेटस है, ये गोल्जी एपरेटस है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमें पिंक में दिख रहा है, और इसके ट्रांसफेज से ये देखिए ये लाइसोसोम्स बन रहे हैं ना। सो इन लाइसोसोम्स के अंदर क्या है? इन लाइसोसोम्स के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट है, एसिडिक एंजाइम्स हैं जो क्या करेंगे, अगर कोई फूड पार्टिकल सेल के अंदर आया है, एंडोसाइटोसिस से अंदर आया फूड पार्टिकल, तो फूड वैक्यूल में गया सबसे पहले, फिर इस फूड वैक्यूल ने इस लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ किया। फ्यूज़ करने के बाद यहाँ से उसने एंजाइम लिए और फिर इस फूड में प्रेजेंट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इस सब के एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट है लाइसोसोम्स में, उसको यहाँ पर डाइजेस्ट किया। दैट टाइम वी कैन कॉल इट डाइजेस्टिव वैक्यूल, है ना? और डाइजेस्ट करने के बाद उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल दिया। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। सो इट इज ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिक मशीन। किसी भी फूड पार्टिकल को जो सेल के अंदर आ रहा है, लाइसोसोम्स कैसे हेल्प करेंगे उस पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। सो लाइसोसोम हेल्प इन ब्रेक डाउन द फूड, बैक्टीरिया, वर्न आउट सेल पार्ट फॉर सेल प्रोग्राम फॉर सेल डेथ। ऑटोलाइसिस में भी हेल्प करते हैं और फूड को डाइजेस्ट करना, जैसा ये सारे पॉइंट्स हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द next slide. Vacuole. So vacuole, what is vacuole? It is a space within a cell that is empty of cytoplasm lined with a membrane. और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, ठीक है? इसके अंदर क्या रहता है? इट इज फ्लूइड, फिल्ड विद फ्लूइड। इस वैक्यूल इज वेरी वेरी स्मॉल इन, कई सारी होंगी पर छोटी होती हैं इन एनिमल सेल। वैक्यूल आर नॉट टोटली एब्सेंट इन द एनिमल सेल। प्लांट सेल की स्पेशलिटी है कि वैक्यूल जो इसकी होती है वो सेंट्रली लार्ज वैक्यूल होती है। सबसे पहली स्लाइड में लास्ट लेक्चर में हमने जब कंपेयर किया था प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, उस टाइम भी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जा चुके हैं आपके साथ। तो एंड बैक्टीरियल सेल में तो काफ़ी सारी वैक्यूल होती हैं, ये भी आपको पता है ना? सो वैक्यूल आर फर्म बाउंड ऑर्गेनेली एंड क्लोज लेयर लोडेड विद द वाटर, और जिसमें होंगे बहुत सारे इनऑर्गेनिक एंड नेचुरल एटम्स। इन प्लांट्स दे स्टोर सेल सैप एंड दे स्टोरेज ऑफ शुगर, प्रोटीन, मिनरल्स, लिपिड, वेस्ट, सॉल्ट एंड सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम्स। ये सारा का सारा स्टोरेज वैक्यूल के अंदर रहता है। सो ये वैक्यूल का काम हो गया, हो रहा है ना यहाँ पर स्टोरेज सर्टेन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली के अंदर, ठीक है? सो दिस इज अबाउट वैक्यूल। सो लेट्स मूव। यस, नाउ chromosomes. Chromosomes, as shown in this particular diagram, chromosome और chromatin, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में क्या अंतर है अभी डिस्कस करते हैं। अभी हम कहते हैं क्रोमेटिन,
But this chromatin, why chromatin, not only DNA? Because this chromatin contain not only DNA, it contains DNA, some basic protein known as histone, some non-histone protein and RNA. तो DNA के साथ जब कुछ हिस्टोन प्रोटीन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और RNA ये सारा का सारा मिल जाएगा, दैट टाइम वी कैन कॉल इट क्रोमेटिन. ओके, ये क्रोमेटिन टर्म आप याद करिए, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब फ्लेमिंग ने एक स्पेसिफिक डाई के साथ डीएनए को या न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट को डाई किया, तो उन्होंने देखा कि कुछ पार्ट है जो जिसने बहुत अच्छे से डाई रिटेन कर लिया था. दैट टाइम ही यूज द टर्म क्रोमेटिन. ठीक है, अब वो जो क्रोमेटिन है वो बिल्कुल फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर पड़ा रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. तो जब वो बिल्कुल, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कब होगा? जब सेल रेस्टिंग फेज में होगा, नॉन डिवाइडिंग सेल होगी, तो दैट टाइम वी कैन कॉल इट क्रोमेटिन. और जब ये क्रोमेटिन कंडेंस होके एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दैट टाइम वी कैन कॉल इट क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो क्रोमेटिन में क्या क्या है? डीएनए है. डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. तो डीएनए क्या है? ये एसिडिक है. तो इसको कंबाइंड करने के लिए, कॉम्पैक्ट करने के लिए हमें एक बेसिक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एसिडिक है, ये बेस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? बेसिक उसको अच्छे से बांध पाएगा. ठीक है, तो ये जो बेसिक प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, वो इसकी पैकेजिंग में हेल्प करती है. ठीक है, इसको पैकेजिंग में हेल्प करती है, और इसमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती हैं, उसको हायर लेवल की पैकेजिंग में हेल्प करती हैं. तो इसीलिए ये सारा का सारा जब कंटेंट मिल जाता है, तो उस टाइम हम इसको डीएनए नहीं क्रोमेटिन टर्म देते हैं. ठीक है, ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. बाकी सारा ज़्यादा डिटेल हम क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें क्या-क्या हिस्टोन प्रोटीन का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये सारा का सारा सेल डिवीज़न वाले जो हमारा चैप्टर डिस्कस करेंगे, उस टाइम हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? सो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये एक सेल है. डार्कली स्टेन्ड एरिया इज़ नोन एज़ न्यूक्लियस, एंड दिस न्यूक्लियस कंटेन्स सर्टेन काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, जब वो कॉम्पैक्ट हो गया है, जब वो डिवाइडिंग सेल है, दैट टाइम वी कॉल इट क्रोमोसोम्स, नॉट क्रोमेटिन. एक ह्यूमन सेल में 2 मीटर लॉन्ग एंड मोर करेक्टली 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और डीएनए पैक रहता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. तो 2 मीटर बहुत बड़ा हो गया, 2 मीटर का कपड़ा आता है, इतना बड़ा. और सेल क्या है? सेल हमारी माइक्रोन्स में होती हैं. तो माइक्रोन्स में इतना बड़ा एरिया, आप अपने दोनों हाथ फैलाएंगे, उतना बड़ा अप्रोक्सीमेटली डीएनए इतनी छोटी सी माइक्रोन यूनिट वाली स्ट्रक्चर में कैसे पैक होगी? तो उसके लिए कुछ तो चाहिए, उसको पैक करने के लिए कुछ तो चाहिए जो उसको बहुत ही अच्छे से क्लब कर ले. जैसे कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हमें इतने सारे अपने जो क्लॉथ्स हैं, अपने गॉगल्स हैं, शूज़ हैं, सबको सूटकेस में पैक करना है, तो हम उसको क्या करते हैं? बहुत ही कॉम्पैक्ट करके सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं. ठीक है? तो उसी पैकिंग में हेल्प करेगी ये हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है? तो कैसे हेल्प करती है, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, वो डिटेल हम अगेन सेल डिवीजन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एक दिखती है. ईच क्रोमोसोम essentially has a primary construction or it is known as centromere on the side of disc shape structure called kinetochore are present. अब ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के सेंटर में एक इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जहाँ से ये अटैच्ड होती हैं. इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर. ठीक है, और इसी सेंट्रोमियर के साइड में ऐसा डिस्क टाइप के स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं, जिसे बोलते हैं काइनेटोकोर्स. ठीक है, तो सेंटर में, क्रोमोसोम के सेंटर में जो स्ट्रक्चर है, उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर, और उनके साइड्स पर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे आगे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दैट इज नोन एज काइनेटोकोर. सेंट्रोमियर का क्या काम है? सेंट्रोमियर होल्ड 2 क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम. किसी भी क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड होते हैं, उनको ये होल्ड करने का काम करती है सेंट्रोमियर.
सो अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम को 4 डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक हैज मिडिल सेंट्रोमियर, जब बिल्कुल सेंट्रोमियर सेंटर में हो, ये देखिए सेंटर में है, मिडिल सेंट्रोमियर है, और दोनों आर्म्स, इसकी 2 आर्म्स होती हैं किसी भी क्रोमोसोम की, वन इज नोन एज पी आर्म, अनदर वन इज क्यू आर्म। जो छोटी वाली आर्म होती है कंपैरेटिवली उसको पी आर्म बोलते हैं, पेटाइट आर्म, पेटाइट मीन्स छोटा, एंड अनदर वन इज क्यू आर्म। ठीक है, तो जब मिडिल में है दैट टाइम इट इज मेटासेंट्रिक, फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स। देखिए इस केस में दोनों आर्म्स बराबर हैं, तो that time we call it metacentric. Submetacentric means it has centromere slightly away from the middle of the chromosome, slightly away, middle से थोड़ा सा ऊपर, that time we can call it submetacentric. ठीक है, in that case एक आर्म स्लाइटली छोटी होगी और दूसरी वाली स्लाइटली बड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्रोसेंट्रिक। The centromere is situated close to its end, forming one extremely long, extremely short and another one extremely or very long arm, यानी कि एक्रोसेंट्रिक, ये बिल्कुल टॉप पर नहीं है, टॉप से थोड़ा सा नीचे, जिसके केस में एक बहुत ही बड़ी आर्म है, ये देखिए, और एक छोटी सी आर्म मिलती है, दैट टाइम वी कॉल इट एक्रोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक, द लास्ट वन इज टीलोसेंट्रिक। जब ये टीलोमियर वाले पॉइंट पे पहुंच जाती है, एकदम टॉप पर पहुंच जाती है, दैट टाइम वी कॉल इट टीलोसेंट्रिक। जब ये टर्मिनल पर पहुंच जाती है, सेंट्रोमियर आपके टर्मिनल पर जब पहुंच जाते हैं तब हम इसे बोलते हैं टीलोसेंट्रिक पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब ये जो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये 4 तरीके के डिवाइड किए और इसमें अलग अलग शेप बनती हैं। इन दिस केस जब ये बीच में है, मेटासेंट्रिक की फॉर्म में है, तब इसकी जो शेप है वो होगी वी शेप। जब ये एनाफेज में सेंट्रोमियर काइनेटोकोर से अटैच होकर स्पिंडल फाइबर इसको खींचेंगे तो ये वी शेप बना लेता है। इस केस में एल शेप, देन जे शेप, देन आई शेप, ये 4 शेप होती हैं। इनकी भी जो पूरा डिटेल है, ये पूरा डिटेल हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कॉलिकर। फ्लाइट, ये जो इंसेक्ट की फ्लाइट मसल्स हैं उसमें इन्होंने देखा था कॉलिकर ने। फ्लेमिंग ने इसको टर्म दिया फिला। बाईप्लास्ट रिचर्ड अल्टमान ने इनको बोला, एंड वेंडा ने फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया था। ये चारों साइंटिस्ट के नाम आपको इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि इन पर टाइम टाइम पर इनके नेमिंग के ऊपर क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो ये आपको याद रहने चाहिए। फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया। ऑल दो चारों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन टर्म किसने दिया और ऑब्जर्व किसने किया वो दोनों अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ये देखिए इस डायग्राम में हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक तो स्मूथ पूरा आउटर कवरिंग है, दिस इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन में बहुत सारी इनफोल्डिंग्स हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। देखिए अंदर की तरफ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस चल रहे हैं, हाईली इनफोल्डेड है। क्यों हाईली इनफोल्डेड है, क्योंकि इसको अपना सरफेस एरिया बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि इसको यहाँ पर क्या करना है, सेलुलर रेस्पिरेशन करना है ना। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा एंजाइम्स होंगे, उतना ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, और उससे उतना ज़्यादा एटीपी मिलेगा, एनर्जी जनरेट होगी, है ना। तो ये जो अंदर की तरफ जो प्रोजेक्शंस हैं इसको टर्म दिया गया है क्रिस्टी। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन है, आउटर स्मूथ, इनर वन इज फिंगर लाइक और हाईली फोल्डेड, एंड इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टी। एंड दो उसके अंदर का जो पार्ट है, बेस पार्ट है, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। इनफोल्डिंग के अंदर का जो पार्ट है दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। सो
माइटोकॉन्ड्रिया की शेप अभी हमने क्या देखी, इट लुक्स लाइक अ सॉसर शेप और सिलिंड्रिकल शेप, ऑर्गेनेली फाउंड इन द सेल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। अभी हमने देखा कि इंटीरियर एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स, जस्ट नाउ वी हैव सीन, है ना। द मैट्रिक्स ऑल्सो possess single circular DNA, a few RNA and some ribosomes and the component required for the synthesis of protein. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा डायग्राम है इसमें इस वाले एरिया में बहुत सारा सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, कुछ आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो राइबोसोम्स हैं वो कौन से होते हैं, 70S टाइप। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 70S टाइप एंड 80S टाइप यूकैरियोट्स में किस तरीके के राइबोसोम्स होते हैं, तो आप केवल 80S बोलेंगे तो गलत है, क्योंकि 70S उसके ऑर्गेनेली के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हैं एंड क्लोरोप्लास्ट में भी हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, है ना। तो उसमें सेल्फ रेप्लिकेट करने के लिए जितनी भी प्रोटीन की ज़रूरत है वो मोस्टली प्रोटीन खुद बना लेते हैं, और कुछ ही प्रोटीन को की रिक्वायरमेंट उन्हें न्यूक्लियस के थ्रू और जो बनती है प्रोटीन वहाँ से उन्हें लेनी पड़ती है। और जब ये खुद ही बना लेते हैं तो इसीलिए वो अपने आप को फिशन के थ्रू डिवाइड भी कर पाते हैं। पहले रेप्लिकेट करते हैं फिर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये डिवाइड भी कर लेते हैं अपने आप को, इट इज़ डिवाइडेड बाय फिशन एंड दिस इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ठीक है, अगेन एक बार समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लुक्स लाइक अ सॉसर शेप or cylindrical shape, right? Interior area of mitochondria is known as matrix. This matrix possesses single circular DNA, few RNA molecule, ribosomes, and the component required for the synthesis of protein. That's why mitochondria is also known as semi-autonomous organelle. ठीक है, and this is also able to divide itself via this fission process. Now what does mitochondria do? करता क्या है जो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है और इतना ध्यान से हमें ये पढ़ना पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए एनर्जी, सेल के लिए एनर्जी जनरेट करता है, सो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस एनर्जी नेसेसरी फॉर द सेल सर्वाइवल एंड इट्स फंक्शनिंग। कोई भी काम करना है हमें तो हमें एनर्जी तो चाहिए ही ना। वो एनर्जी कहाँ मिलेगी, वो जनरेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है उसको तोड़ेगा स्टेप्स ऑफ रिएक्शन में एंड देन उससे एटीपी जनरेट करता है। अब देखिए यहाँ पर और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को, एनर्जी जनरेट करने वाले प्रोसेस को तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं। अब ये देखिए इस स्ट्रक्चर को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो दिस इज योर ब्राउन वन इज आउटर कवरिंग, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक्स प्रोजेक्शन के साथ जो हाईली इनफोल्डेड मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे हम इनर मेम्ब्रेन, सी दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन and the area inside the inner membrane is known as matrix। और इस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, ये देखिए डीएनए प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए, ये देखिए ये डीएनए प्रेजेंट है, ये डीएनए प्रेजेंट है, यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है ना डीएनए प्रेजेंट। और देखिए यहाँ पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी होंगी। और ये जो क्रिस्टी हैं, ये देखिए क्रिस्टी जो हैं इनफ्लो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से उस पर कुछ पार्टिकल्स लगे हुए हैं, जिस इस तरीके के कुछ पार्टिकल्स ब्राउन 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 यहाँ पर लगे हुए हैं, दैट इज नोन एज F0 F1 पार्टिकल, ठीक है। और यहीं पर हमारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा जो डिटेल है वो हम अगेन माइटोकॉन्ड्रिया में ही जब पढ़ेंगे, अभी हम सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ेंगे तब वहां पर पढ़ाएंगे जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ कम टू द प्लास्टिड। प्लास्टिड कहाँ मिलेगा, एनिमल सेल में तो नहीं मिलेगा। प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं, प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, ऑल प्लांट्स एंड यूकैरियोट्स, यूग्लिनॉइड, सॉरी
euglenoid. Plastid को we can categorize into 3 category. First is your chloroplast, another one is chromoplast, and then leucoplast. ठीक है, क्लोरो इसमें क्लोरोफिल है ना, क्लोरो तो यानी ये ग्रीन कलर का है, सो इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड केराटिनॉइड. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल टू ट्रैप द लाइट एनर्जी विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं. प्लांट खाना अपना खुद बनाते हैं, है ना. सनलाइट को ट्रैप, तो सनलाइट कौन ट्रैप करता है? क्लोरोप्लास्ट ट्रैप करते हैं. ठीक है. क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं हमारे सारे जितने भी फ्लावर्स हैं या जो कलर्ड पार्ट होता है किसी भी प्लांट के अंदर, वो फ्रूट्स का जो कलर्ड पार्ट है, फ्लावर्स का जो कलर्ड पार्ट है, वहां पर जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट. सो दीज आर फैट सोलेबल केराटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक केराटिन एंड ज़ैंथोफिल्स. ये आपको याद रखना है कौन से पिगमेंट्स हैं? केराटिन एंड ज़ैंथोफिल्स. व्हाट इज द फंक्शन? दे गिव द पार्ट येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर टू द पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज योर ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोसाइट्स, WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, तो वो भी कलरलेस होती हैं, है ना. ऐसे ल्यूकोप्लास्ट, तो ये भी कलरलेस होगा. तो ये कलरलेस प्लास्टिड है. तो जब कलरलेस है तो इनका क्या काम हुआ? इनका काम भाई, अगर ये कोई कलर नहीं देते हैं तो इनका काम हो गया फिर स्टोरेज का. तो ये स्टोर करेंगे. तो अमाइलोप्लास्ट, देखिए अमाइलोप्लास्ट क्या करेगा? अमाइलेज क्या है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है. तो अमाइल टर्म कहाँ किससे रिलेटेड हो रहा है? स्टार्च से रिलेटेड हो रहा है. ठीक है. तो ये अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? ये स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा. तो उन सारे प्लांट पार्ट्स में पाया जाएगा जहां पर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, लाइक पोटैटो. ठीक है. सेकेंड वन इज इलियोप्लास्ट. इलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट. यहां पर देखिए I, O और L तीनों आ रहा है. तो इससे हम याद कर लेंगे कि ये ऑयल को स्टोर करता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन. ठीक है, क्लियर हो गया. तो इसका क्या काम रहा? ल्यूकोप्लास्ट का इसका काम है टू स्टोर न्यूट्रिशन. ठीक है. ये ऑयल, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम कर रहा है. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. यस. सो नाउ क्लोरोप्लास्ट, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं. ठीक है. इसका स्ट्रक्चर भी है हमारे कोर्स में. सो क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेली विद इन अ सेल ऑफ प्लांट एंड सर्टेन एल्गी, एंड दिस इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें क्या होगा? इट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी फॉर द ग्रोथ. क्लोरोप्लास्ट आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड बाय देयर ग्रीन कलर, है ना. और वो ग्रीन कलर के लिए दो पिगमेंट मेनली रेस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B. क्लोरोप्लास्ट contain certain enzymes and pigment responsible for photosynthesis. These are not present in animal cell. Like mitochondria, chloroplast also have their own DNA, RNA, certain kind of protein and 70s RNA. ये याद रखना है आपको. That's why we can call it सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली. ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होता है क्योंकि ये हाफ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अपने लिए अपने खुद के काम की प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए वो इसके पास उपलब्ध हैं, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं. ठीक है. ये देखिए एक जनरल स्ट्रक्चर इस स्लाइड में दिखाया हुआ है क्लोरोप्लास्ट का. जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर कवरिंग कवर्ड, देन दिस इज इनर कवरिंग. यहां पर कोई इनफोल्डिंग नहीं है. ठीक है. इनर के अंदर आप देखें जो स्पेस है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा. ठीक है. एंड ये देखिए कुछ कॉइन्स जैसे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं. ये जो पाइल्ड अप करके कुछ कॉइन्स, ये देखिए मैं बना देती हूँ आपके लिए. ये जो कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इस तरीके का जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज ग्रेनम. ओके. एंड द सिंगल यूनिट ऑफ दिस ग्रेनम इज नोन एज थाइलेकॉइड. ये अकेला अकेला थाइलेकॉइड है और दो थाइलेकॉइड एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक टनल लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा लेमिनी. एंड आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच देयर इज अ स्पेस विच इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन
स्पेस। आई होप डायग्राम आपको क्लियर हो गया। नाउ दिस क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। यस, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ while inner membrane is modified into a sac। इनर मेम्ब्रेन कुछ सैक्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है जिसे हम बोलते हैं थैलेकॉइड। अच्छा, यहाँ पर मॉडिफाई करके इन्होंने इसको थैलेकॉइड बोला है। थैलेकॉइड इन अ स्टक इज कॉल्ड ग्रेना विच इज अगेन इंटरकनेक्टेड। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा इट इज अ जेल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये थाइलोकॉइड रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। नाउ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन स्केलेटन टर्म आ रहा है यहाँ पे, राइट? सो जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है या जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ह्यूमन को ही ले लीजिए आप, स्केलेटन सिस्टम हमें क्या दे रहा है? एक शेप दे रहा है ना? सो इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग। तो ऐसे ही जो साइटोस्केलेटन है वो एक सेल को एक शेप देगा। तो शेप देने के लिए जितने भी कुछ प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स हैं वो यूज होंगे, उन सबको मिला के साइटोस्केलेटन टर्म दिया जाता है। सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ filamentous proteinaceous structure consisting of certain microtubules, microfilament and intermediate filament। इंटरमीडिएट फिलामेंट तो बीच में आएगा, माइक्रोफिलामेंट सबसे छोटा है, इससे बड़ा हो गया आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट, एंड देन सबसे बड़ा हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये बिल्कुल ट्यूब की लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, लंबा। ठीक है, बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव अ साइटोस्केलेटन। दोनों को ही शेपिंग की जरूरत है। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी, मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। ठीक है, सो साइटोस्केलेटन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू। दे मेक अप द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला। सेल के अंदर जो मेनली ये जो मोटाइल पार्ट है, सीलिया एंड फ्लेजिला, मोटिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वहां पर उनका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए साइटोस्केलेटन का यूज होता है। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। जो सेल डिवीजन होती है ये, उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूल है, क्योंकि ये माइटोटिक स्पिंडल बनाने के काम आता है। ठीक है, जो क्या करेंगे, विच यूज टू पुल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम अपार्ट, जो पोल्स की तरफ एनाफेज के टाइम पर खींचते हैं, वहां पर इसका यूज होता है। Okay, I hope it is clear to you all. Now, cell inclusion bodies. Cell inclusion bodies are simple ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, सो दीज आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन फर्स्ट, ये आपको याद करना है। दीज आर नॉन लिविंग सब्सटेंस। These store inclusion bonding are stored of nutrient secretory products and pigment granules। पिगमेंट भी हैं, कुछ secretory products भी हैं ये, और कुछ न्यूट्रिशंस भी हैं। लाइक ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स में ग्लाइकोजन स्टोर रहेगा, कहाँ पर? इन लिवर एंड मसल्स। ठीक है, लिपिड ड्रॉपलेट्स में क्या होगा? फैट, लिपिड ड्रॉपलेट्स में फैट स्टोर रहेगा, है ना, इन फैट सेल्स। पिगमेंट्स में पिगमेंट्स रहेंगे, जैसे कि हमारी स्किन और हेयर में जो पिगमेंट है मेलानिन, वहाँ पे पिगमेंट ग्रेन्यूल्स हैं। तो डायरेक्टली ये कलर्ड पिगमेंट, फैट, ग्लाइकोजन, ऑयल, वो जो उनकी ड्रॉपलेट्स हैं उनको सेल इंक्लूजन बॉडीज कहा जाता है। यस, फ्लैजिला एंड सीलिया। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज फ्लैजिला एंड सीलिया। फ्लैजिला एंड सीलिया, फ्लैजिला तो हमने प्रोकैरियोट में भी डिस्कस कर लिया था। अ लॉन्ग स्ट्रक्चर जो आउटर सरफेस पे होता है ना। सो इट इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्ट प्राइमरीली एज अ ऑर्गेनेली फॉर लोकोमोशन, मोटिलिटी के काम आता है फ्लैजिला इन मैनी सेल, मैनी लिविंग सेल। फ्लैजिला करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ ग्रुप मेस्टिगोफोरा, also occur in the gametes of algae, fungi, mosses, slime molds and animals। जिनके गैमीट्स होते हैं, जिन्हें मूव करना होता है, उसमें भी फ्लैजिला या सीलिया पाए जाते हैं। मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया मूव बाय द मीन ऑफ फ्लैजिला, जबकि सीलिया किस में पाया जाएगा? सीलिया बिल्कुल फाइन स्ट्रक्चर होते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं, इनका डायग्राम। और ये मेनली जो पैरामीशियम है, जो मेस्टिगोफोरा वाले ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें सीलिया प्रेजेंट होता है। इट इज वेरी वेरी शॉर्ट, आई लेशेज लाइक फिलामेंट्स,
होते हैं जो फाइलम सीलियोफोरा में भी होते हैं और बहुत सारे एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। ये देखिए इन्हीं डायग्राम्स की मैं बात कर रही थी। ये देखिए ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो जो ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज फ्लैजिला। ओके, एंड ये पैरामीशियम में जो छोटे-छोटे हैं ये देखिए दीज आर नोन एज सीलिया। ठीक है, तो सीलिया एज कंपेयर टू फ्लैजिला दीज आर शॉर्टर एंड न्यूमरस। ये बहुत सारे होंगे, जबकि फ्लैजिला या तो एक होगा या दो होगा या दोनों टर्मिनल्स पर एक एक दो दो होंगे। और अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला ये हम पहले वाले लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उनकी क्या नेमिंग है। ठीक है, सो सीलिया एंड फ्लैजिला एक्चुअली मेड अप ऑफ प्रोटीन नोन एज microtubule. The function is in motility or moving cell or in moving fluid. Cilia are shorter and numerous on the cell. Flagella are longer and fewer. कम होते हैं। ठीक है, अब अगर सीलिया एंड फ्लैजिला का डिसेक्शन करके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, अगर लाइक ये पेन है, इसको मैं यहाँ से कट करके देखूं तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा बना हुआ है वो यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, सो आप देखेंगे सीलिया और फ्लैजिला जो है ये इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है दिस इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है वी कैन कॉल इट एक्सोनिमा। दिस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो एक्सोनीम यूजुअली हैव 9 डबलेट्स। ये जो डबल सर्कल टाइप के स्ट्रक्चर जो आपस में जुड़े हुए हैं ये 9 हैं इसके पेरीफेरी पर। आप देखें इसे काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सो यूजुअली हैव 9 डबलेट्स of radially arranged peripheral microtubules and one pair of centrally located microtubules. ये एक पेयर सेंट्रली लोकेटेड तो माइक्रोट्यूब्यूल है, दैट्स वाई हम यहाँ पर टर्म बोलते हैं 9+2 एरे। ये 9+2 की फॉर्म में अरेंज्ड रहता है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल जो है दैट इज कनेक्टेड बाय अ ब्रिज, ये एक ब्रिज से कनेक्टेड रहता है एंड एनक्लोज्ड बाय अ, ये देखिए ये जो रेड कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रल शीथ। ये एक सेंट्रल शीथ से एनक्लोज्ड रहता है। ठीक है, सो एक्सोनीम की जो आउटर सरफेस है दिस इज अगेन एक बार देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 9 डुप्लेट्स हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से जो बने हुए हैं डबलेट्स जो हैं, और ये जो डबलेट्स 9 हैं और 1 पेयर सेंट्रल में सेट है और जो कि एक ब्रिज के साथ इंटर डबलेट ब्रिज के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो डबलेट्स हैं ये एक दूसरे के साथ ये स्काई ब्लू ये जो लाइन आपको दिख रही है जिससे ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं दिस इज नोन एज इंटर डबलेट ब्रिज। ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और ये जो डबलेट्स हैं वो सेंट्रल की तरफ रेडियल स्पोक्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दीज आर कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक्स। ये मैंने अभी आपको बताया। दस देयर इज अ 9 रेडियल स्पोक्स। द पेरिफेरल डबलेट इज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। ये देखिए रेडियल स्पोक्स लगे हुए हैं और ये लिंकर्स हैं, है ना, ये लिंकर्स के साथ एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं। I hope this diagram is clear to you all. Now, centrosome and centriole. Centrosome is an organelle usually containing 2 cylindrical structure called centrioles. These are present in animal cell. ठीक है, these are surrounded by amorphous pericentriole material. Both centriole in a centrosome, एक centrosome में 2 centriole हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। So both the centriole in a centrosome lie perpendicular to each other. ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं ये और जिससे कि ये कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
जो पहिया होता है ना, रथ का पहिया, दैट इज कार्ट व्हील, कार्ट व्हील बोलते हैं ना उसको। तो उस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए इस डायग्राम में, देखिए ये इस तरीके से कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अभी हमने सीलिया और फ्लैजिला का डायग्राम देखा था, बहुत सिमिलर है ये सेंट्रियोल का डायग्राम, उस जैसा ही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पर डबलेट्स थे, यहाँ पर ट्रिपलेट्स हैं, ए बी सी। ये भी किसके मिलकर बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिलकर बने हुए हैं। सो दीज आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइबर नोन एज ट्यूबुलर प्रोटीन। ठीक है, ईच पेरिफेरल फाइबर इज अ ट्रिपलेट्स। और ये जो ट्रिपलेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंकर से लिंक्ड हैं, एक दूसरे साथ जुड़े हुए हैं। एंड यहाँ पर क्या है, वहां पर सेंटर में था, 1 पेयर था, है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में नहीं है, और इसलिए इसको, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। यहाँ पर ये भी 9 है, देखिए फिर से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 ट्रिपलेट्स एंड सेंटर में नो ट्रिपलेट, दैट्स वाई ये मैं यहाँ से यहाँ लिख देती हूँ 9+0 अरेंजमेंट और 9+0 एरे। ठीक है, बिकॉज सेंटर में नहीं है, पर चारों तरफ 9 है। क्या है, डबलेट्स नहीं है, ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, सो 9+0 एरे बोलते हैं यहाँ पर। एंड दिस सेंटर पोजिशन इज नोन एज सेंट्रल हब। ये these two triplets are connected by a linker, AC linker। ठीक है, और ये जो सेंट्रल हब है, इसके साथ ये जो 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्रिपलेट्स कनेक्टेड होते हैं पिन हेड से, ये पिन हेड से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हब को और पिन हेड को कनेक्ट करा है, दिस इज नोन एज स्पोक्स। ठीक है, सो चलिए अब यहाँ क्या क्या पॉइंट्स मेंशन है, एक बार उनको भी देख लेते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया कि ये दीज आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रल ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन। ईच ऑफ पेरीफाइब्रल प्रोटीन इज ट्रिपलेट, द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, द सेंट्रल पार्ट ऑफ proximal region of the centriole is also proteinaceous and called hub. Central part, it is again proteinaceous and called hub, which is connected with the tubules of the peripheral triplet by radially spokes made up of protein। ये इस स्पोक से कनेक्टेड रहते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हम देख चुके हैं। ठीक है, एंड द सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के सेल डिवीजन के टाइम पर इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर बनाने के काम आते हैं। यस, तो ये थे हमारे सारे ऑर्गेनेलीज जो हमने लास्ट 2 और 3 सीरीज ऑफ लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। तो अब फटाफट से इसकी समरी देख लेते हैं, ऑर्गेनेली एंड उसका फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट वन इज योर न्यूक्लियस, इट इज लोकेटेड मेन जीनोम, साइट फॉर मोस्ट डीएनए आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, एंड न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, या डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यही यहीं से डायरेक्शंस मिलती है, क्या होना है, कब होना है। सेकेंड ऑर्गेनेल इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज अ साइट फॉर एनर्जी यील्डिंग, एनर्जी जनरेटिंग, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है, इट इज हैविंग इट्स ओन डीएनए, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली 2। नेक्स्ट वन इज योर क्लोरोप्लास्ट, इट इज द साइट फॉर photosynthesis, this is the site for energy, this is the site for photosynthesis in green plant and algae। और इसके पास भी अपना ओन डीएनए है। तो ये और ये दोनों क्या हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज हैं। नेक्स्ट वन इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन थ्रू आउट द सेल। वी कैन क्लासिफाई इट इनटू 2 कैटेगरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ के ऊपर क्या होगा, रफ के ऊपर राइबोसोम्स होंगे और प्रोटोसिंथेसिस की साइट है। और जो रफ नहीं है यानी स्मूथ है, तो वो स्मूथ से आप स्टेरॉइड याद रख सकते हैं। तो स्मूथ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेरॉइड सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर गोल्जी एपरेटस, दिस इज सीरीज ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी फ्लैट मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करके रहती हैं, इन्वॉल्व इन सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन,
और लिपिड, है ना? और जो कि उसका क्या होगा, जो यहाँ पर बने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन एंड लिपिड, उसका मैच्योरेशन यहाँ पर हुआ और उसके बाद पिंच ऑफ होकर वेसिकल में चले गए वो, और फिर या लाइसोसोम्स में चले गए, फिर उन्होंने अपना फर्दर फंक्शन किया। नेक्स्ट इज योर सेल मेम्ब्रेन, सेपरेट सेल कंटेंट। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? इट सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है? सेल को उसके बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखना, इसका मेनली काम होता है। हेल्ड इन द प्लेस बाय साइटोस्केलेटन एंड द साइटोसोल, इसके अंदर ही साइटोस्केलेटन और साइटोसोल भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज योर सेल वॉल, इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड एक्सटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल में होगा, है ना? सेल मेम्ब्रेन की भी दो मेम्ब्रेन बताई थी आपको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर की तरफ सेकेंडरी जनरेट होती जाती है जब जब प्लांट मैच्योर होता जाता है, और प्राइमरी धीरे धीरे डिमिनिश होती जाती है। नेक्स्ट इज योर सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन किसमें? प्लांट्स में, जबकि छोटी छोटी बहुत सारी वैक्यूल प्रेजेंट होंगी इन द केस ऑफ एनिमल सेल। इट इज अगेन अ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड सैक in plant cell as well as in animal cell. Next is your lysosomes. Lysosomes क्या है? membrane enclosed sac containing hydrolytic enzyme, और इसको हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है suicidal bags, क्योंकि यहाँ पर आके डाइजेशन होता है, फेगोसाइटोसिस होती है, एंडोसाइटोसिस होती है। नेक्स्ट इज योर paroxysomes. These are the sacs जहाँ पर which contain enzyme which are involved in the hydrolysis metabolism of hydrogen peroxide, H2O2 का मेटाबॉलिज्म होती है। H2O2 इस को कन्वर्ट कर देते हैं H2O एंड ऑक्सीजन में। इसको, ये जो हार्मफुल है, इसको नॉन हार्मफुल या इसके हार्मफुलनेस को खत्म करने के लिए पेरोक्सिसोम्स मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है। यस, समरी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, क्योंकि हम लगातार कंटिन्यूस सीरीज में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस की थी, उसके ऑर्गेनेलीज डिस्कस किए थे, सेल मेम्ब्रेन, मीजोजोम्स वहाँ डिस्कस किए थे, है ना? आपका जो मीजोसोम्स के अलावा राइबोसोम्स वहाँ पर डिस्कस किए थे, क्योंकि वहाँ पर जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फिर हमने यूकैरियोट्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। उन सभी को खैर ओवरऑल हमने डिस्कस किया था। तो अभी इस स्लाइड में हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है वो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट यानी प्रो यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ कैरियन, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है? और ये यूनिसेल्युलर होते हैं। ये यूकैरियन यानी यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी ट्रू न्यूक्लियस है यहाँ पर, और ये मल्टी सेल्युलर होते हैं, एक सेल से ज़्यादा सेल होती है। इनका साइज बहुत स्मॉल है, 0.5 to 5 माइक्रोन, रिलेटिवली लार्ज 5 to 100 माइक्रोन। नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यस नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर ओनली सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ पर मोर देन वन क्रोमोसोम, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पर। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑल ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन सी मानी जाती हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ जिसे माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, है ना? वो सारे प्रोकैरियोट होते हैं, जबकि यूकैरियोट बाकी सारे जितने भी हो गए लाइक फंजाई, प्लांट सेल, एनिमल सेल, है ना? ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। यहाँ पर आपका यूनिट 2 कंप्लीट होता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वी विल फर्दर डिस्कस दिस। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।